प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे भूगोल का पाठ 5 तापमान। तापमान किसे कहते हैं? जैसे कभी कभी हमको गर्मी ज़्यादा लगती है, हवा का तापमान बढ़ जाता है, हवा आसपास की बहुत गर्म हो जाती है तो हमको गर्मी का एहसास होता है। तो उसको हम कहते हैं कि आज हवा बहुत गर्म है। उसके कारण हमारे शरीर का भी तापमान बढ़ता है। हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है, हमको गर्मी लगती है तो हम कहते हैं आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ज़्यादा तापमान है, असहनीय है, लू चल रही है, गर्म हवा चल रही है, तमाम तरह की बातें हम करते हैं। तो ये हवा में ऊष्मा की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वो गर्म हवा हो जाती है, कम हो जाती है ऊष्मा की मात्रा तो ठंडी हवा हो जाती है। और ठंडी कभी कभी तो इतनी ठंडी हवा होती है कि कड़ाके की सर्द होती है। तो ऐसी हवा में वाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, उसको हम ठंडी एकदम कूल हवा कहते हैं। तो इस तरह से तापमान जो है वो दिन भर में कई बार बढ़ता है, घटता है। दोपहर का तापमान 12 बजे के आसपास ज़्यादा होता है, फिर शाम को धीरे धीरे तापमान कम होता जाता है। सुबह का तापमान कम रहता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 12 बजे तक ज़्यादा होता है। इस तरह से तापमान में अंतर दिन भर में कई बार आता है, जो हम इस पाठ में देखने जा रहे हैं। देखिए, एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर एक पर्दा लगा है, कागज लगा है और टार्च से इस पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो जब टार्च एकदम सीधा है, सीधी टार्च से प्रकाश डालेंगे तो इसका जो प्रकाश पड़ने वाला जो भाग है, गोला है, उसको हम गोला बना देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब उसी पर्दे को ऐसे तिरछा करते हैं और ये टार्च सीधा डालते हैं तो तिरछा पर्दा होने के कारण वो गोले का भाग जो है बढ़ जाता है, इससे बड़ा गोला यहाँ बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम सीधा प्रकाश डालते हैं पर्दे पर, सीधे पर्दे पर, तो ये छाया प्रकाशित भाग कम होता है, छोटा गोला होता है। लेकिन जब तिरछा करते हैं तो बड़ा गोला होता है। इसका मतलब ज़्यादा भाग पर प्रकाश यहाँ पड़ रहा है और यहाँ पे कम भाग पर प्रकाश पड़ रहा है। इसका स्वाभाविक अर्थ है यहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, यहाँ पर तापमान थोड़ा बिखराव होगा, दूर तक होगा, तो तापमान का प्रभाव कम होगा। वही बात इसमें देखिए, इस चित्र में यहाँ पर समझाई गई है आपको। ये देखिए, हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है और ये सूर्य है। सूर्य से किरणें जब चलती हैं, देख रहे हो, ये किरण चल रही है, तो सब पृथ्वी गोल होने के कारण ये भाग सूर्य के नज़दीक है, ये भाग सूर्य से थोड़ा इसकी अपेक्षा दूर है, ये भाग ज़्यादा दूर है। इसका मतलब प्रकाश जब सूर्य से चलता है, पृथ्वी पर पड़ता है, तो सबसे पहले विषुवत रेखा पर पड़ता है, यहाँ सीधा। फिर धीरे धीरे इसकी दूरी बढ़ती जाती है और पृथ्वी तिरछा, जैसे मैंने पीछे बताया भी आपको, इसका गोले का आकार बढ़ता जाता है, अर्थात प्रकाश का प्रभाव कम होता है, ज़्यादा क्षेत्र में वितरित हो जाता है प्रकाश, इसलिए उसका प्रभाव कम होता है। तो ज्यों ज्यों हम ऐसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे त्यों त्यों प्रकाश का बिखराव, वितरण अधिक क्षेत्र पर होगा और प्रकाश का प्रभाव कम होगा। इसका मतलब तापमान कम होगा। यहाँ पर क्या है, सीधा प्रकाश पड़ने के कारण प्रकाश छोटे से भाग में ज़्यादा प्रभाव करेगा, तो यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत यहाँ से ज़्यादा होगा। ये देखिए, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। जैसा कि हमने पिछले पाठ में आपको बताया था कि विषुवत रेखा के 23.5 अंश उत्तर ये कर्क रेखा है, जो हमारे देश भारत से होकर जाती है, भारत के मध्य से होकर जाती है, और ये मकर रेखा है। तो अक्षांश रेखाओं के कारण ही तापमान का वितरण हम समझ पाते हैं। यहाँ देखिए, अक्षांश रेखा है, ये भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये 23.5 अक्षांश कर्क रेखा, 23.5। इसके बीच में प्रकाश की किरणें सूर्य से सीधा पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। समझ रहे हैं? इस भाग पर, इस पट्टे पर गर्मी ज़्यादा होगी। जो जो यहाँ से हम इधर जाएंगे तो प्रकाश का बिखराव
प्रकाश का प्रभाव कम होगा तिरछे होने के कारण। और यहाँ से फिर इस 60 अंश पट्टा तक ये जो है, ये देख रहे हैं ये रेखा, यहाँ तक समशीतोष्ण होगा। समशीतोष्ण माने न अधिक गर्मी न अधिक ठंडी। ये उष्ण कटिबंध है, माने यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इस पट्टे के बीच में, और इस पट्टे के बीच में थोड़ा प्रकाश तिरछा होने के कारण कम गर्मी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान समशीतोष्ण, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी, मध्यम बना रहता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम तिरछी होती है। कभी कभी तो 6-6 महीने यहाँ की सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती ध्रुवीय प्रदेशों में। 6-6 महीने की रात होती है, दिन होता है। तो ऐसे प्रदेश में बर्फ ज़्यादा होती है। हिमगिरी माने बहुत सारी पानी जो बर्फ में बदल जाता है ध्रुवीय प्रदेशों में। इतना तापमान कम होता है, माइनस में होता है। यहाँ पर इस पट्टे के अंदर तापमान बहुत ही कम, शीत कटिबंध इसको बोलते हैं। शीत कटिबंध, समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंध। उसी तरह से इस गोलार्ध में भी ये समशीतोष्ण हो गया और ये शीत, ठीक है। तो इस तरह से प्रकाश का वितरण इस पाठ में समझाया गया है। सूर्य से दूरी के आधार पर और प्रकाश के वितरण के आधार पर तापमान किस तरह से पृथ्वी पर बढ़ता है और घटता है, वही क्रिया इधर देखिए ये यहाँ पर समझाया गया है चित्र के माध्यम से। जब प्रकाश कम क्षेत्र पर पड़ता है तो उसका तापमान ज़्यादा प्रभावी होता है, और वही प्रकाश जब अधिक क्षेत्र व्यापित करता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, अर्थात तापमान कम हो जाता है। वही चीज़ इसमें समझाई है। आप इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद भौगोलिक स्पष्टीकरण दिया हुआ है, ठीक है। वो चीज़ जो अभी हमने समझाया आपको, वही चीज़ यहाँ भी समझाया गया है। देखिए, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये विषुवत रेखा शून्य अक्षांश, 23.5 अक्षांश उत्तर कर्क रेखा, 23.5 अक्षांश दक्षिण मकर रेखा, और ये पट्टा जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये समशीतोष्ण पट्टा है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये उष्ण पट्टा है, ज़्यादा गर्मी वाला, क्योंकि सीधा सूर्य के सामने पड़ता है। और यहाँ पर थोड़ा तिरछा होने के कारण समशीतोष्ण, यहाँ पे शीत बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, माइनस तक तापमान होता है। तो वो इसमें इस तरह से समझाया गया है, ये प्रकाश का वितरण इस तरह। इसके अलावा आप देखिए, तापमान के इस असमान वितरण के लिए अक्षांशों के साथ साथ पृथ्वी के अन्य कारक भी कारण बन जाते हैं। पृथ्वी के और बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण तापमान पर प्रभाव पड़ता है। वो कारक कौन कौन से हैं? परंतु इन कारकों का प्रभाव प्रादेशिक स्तर पर ही सीमित रहता है। ये कारक इस प्रकार है। प्रादेशिक स्तर माने जहाँ पर जिस प्रकार की भौगोलिक रचना हो, कहीं पहाड़ी प्रदेश ज़्यादा है, कहीं समतल प्रदेश है, कहीं पर पठारी प्रदेश है, कैसा भी प्रदेश है, तो उस प्रदेश के आधार पर समुद्री इलाका है, समुद्र से दूर बहुत महाद्वीप के अंतर्गत भाग है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, वहाँ तापमान का वितरण कैसा है। देखो, ये कारक कौन से हैं? समुद्री समीपता, माने उस स्थान वो समुद्र से कितना समीप है, दूर है। महाद्वीपीय अंतर्गतता माने वो महाद्वीप किस महाद्वीप में है और समुद्र से कितना दूर है, माने महाद्वीप के कितना अंदर है। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। एवं प्राकृतिक संरचना, उसकी प्राकृतिक संरचना कैसा है, पर्वतीय है, कैसा प्रदेश है। जैसे कारकों के अनुसार विभिन्न प्रदेशों की जलवायु में विविधता पाई जाती है। इन कारकों के अलावा मेघों का आच्छादन, छाया रहना, पवने, वनाच्छादन, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि कारकों पर, ये सब प्रभाव, अनेक प्रकार के प्रभाव हमारे तापमान पर डालते हैं। बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण है तो बहुत ज़्यादा गैसें उद्योगों से निकलती हैं तो तापमान बढ़ना स्वाभाविक है। नगरीकरण बहुत सघन है, बहुत जनसंख्या सघन है तो भी तापमान पर प्रभाव पड़ता है। वनाच्छादन, ज़्यादा पेड़ पौधे ज़्यादा हैं
तो वहाँ का तापमान स्वाभाविक है कम रहेगा, क्योंकि इनसे जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती है। अब यहाँ पर देखिए 0 अंश से 23.5 अंश उत्तर एवं दक्षिण पेटी सूर्य किरणें कैसी पड़ती हैं। 0 से सीधी पड़ती है, ये अभी मैंने बताया। 0 अंश से 23.5 अंश उत्तर सीधी किरणें पड़ती हैं। 23 से 23.5 से 66.30 यहाँ से यहाँ उत्तर और दक्षिण पेटी, और यहाँ से यहाँ, ठीक है। सूर्य किरणें कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। किसी प्रदेश की जलवायु को समझने के लिए रेखांश विस्तार अथवा अक्षांशीय विस्तार अधिक उपयोगी होता है। तो रेखांश और अक्षांशीय विस्तार पर विचार करते हैं हम किसी प्रकार के किसी जगह की तापमान का निर्धारण करने के लिए कि वह किस रेखा पर है और किस अक्षांश रेखा पर है, किस तरह से माने उसका आकलन किया जाए। अभी आगे देखिए, यहाँ पर दे रहा है भूमि और जल के गर्म और ठंडा होने में असमानता होती है। इसे समझने के लिए हम एक कृति करेंगे। ये कृति बताया है, यहाँ पर देखिए पानी लिया है, एक पानी को एक कमरे के अंदर रखा है और उसी पतीले को उतना ही पानी सूर्य के प्रकाश में रखा है। तो थोड़ी देर बाद जब आकलन किया जाता है ये पानी गर्म हो जाता है। इसका मतलब है कि सूर्य के ऊष्मा के कारण ये पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। भौगोलिक स्पष्टीकरण देखिए, ये आप पढ़िए। दोपहर के समय जब सूर्य का प्रकाश सीधा रहता है सिर के ऊपर, तो उस समय का तापमान अलग होता है, और जो देखो सूर्य ढलने लगता है, तिरछा हो जाता है, तो उसका तापमान अलग हो जाता है। तुम्हारे ध्यान में आएगा कि पानी की तुलना में ज़मीन शीघ्र ठंडी हो गई, परंतु धूप में रखा जल थोड़ा सा गुनगुना रह जाता है। ज़मीन और पानी के गर्म होने पर ठंडा होने में जो अंतर पाया जाता है, उसी से ज़मीन के ऊपर की हवा शीघ्र गर्म होकर ठंडी हो जाती है। इसके विपरीत पानी के ऊपर की हवा देरी से गर्म होकर देरी से ठंडी हो जाती है। फलस्वरूप समुद्र के तटीय भाग में समुद्र से दूर अंदरूनी क्षेत्रों की अपेक्षा दिन में हवा का तापमान कम रहता है तथा रात में अधिक रहता है, जब तक अंदरूनी क्षेत्रों के तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा हवा का तापमान दिन में अधिक और रात में कम रहता है। समुद्र तट पर चले जाओ तो हमेशा ठंडा रहता है, ये रात में जब भूमंडलीय माने भूस्थल से स्थल की तरफ से हवाएं वहाँ चलती हैं तो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। समुद्र के तटीय क्षेत्र में सागरीय जल गर्म होने से जल का वाष्प हवा में घुल मिल जाता है। जल का वाष्प हवा के तापमान को समा लेता है, इसलिए प्रदेश की हवा आर्द्र एवं गर्म रहती है। खंडांतर्गत प्रदेश में स्थिति इसके विपरीत रहती है। हवा में वाष्प न होने से हवा शुष्क रहती है, फलतः तापमान में पाया जाने वाला अंतर प्रखरता से अनुभव होता है। संपूर्ण दिवस में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में पाए जाने वाले अंतर को उस स्थान की दैनिक तापमान श्रेणी कहते हैं। तो दिन में मैंने अभी बताया, दिन में तापमान बढ़ता है घटता है, तो इस प्रकार से अधिकतम तापमान आप टीवी पर समाचार देखते हो तो उसमें तापमान बताता है, आज मुंबई का अधिकतम तापमान इतना, न्यूनतम तापमान इतना। दोनों में जो अंतर होता है अधिकतम और न्यूनतम, उसे हम तापमान श्रेणी कहते हैं। संक्षेप में, तटीय क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में अंतर कम होता है, जबकि अंदरूनी क्षेत्रों में तापमान में पाए जाने वाले अंतर अधिक होता है। जैसे मुंबई की तापमान श्रेणी सम है, परंतु नागपुर की तापमान श्रेणी विषम है। तो इस प्रकार से जो अंतर है, वो अंतर जो है वो तटीय क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में अंतर कम होता है, क्योंकि वहाँ तटीय क्षेत्र में हमेशा वाष्प से हवाएं भरी होती हैं, जबकि अंदरूनी भाग में, अंदर स्थलीय भाग में हम आएंगे तो वहाँ तापमान में अंतर ज़्यादा पाया जाता है। जैसे उदाहरण दिया ना, मुंबई समुद्र तट पर है तो वहाँ के तापमान में अंतर कम होता है, लेकिन नागपुर ज़्यादा अंदर है, भूखंडांतर्गत है, इसलिए वहाँ की श्रेणी विषम है। तटीय
क्षेत्र में तापमान कम रहता है, परंतु विदर्भ की ओर तापमान श्रेणी वृद्धि होती जाती है। तटीय क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है। जैसे मुंबई की जलवायु कैसी है? सम है, न अधिक गर्मी है न अधिक ठंडी है, हमेशा एक जैसी जलवायु पाई जाती है। तापमान भी तो नागपुर जैसे अंदरूनी द्वीपांतर्गत प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है। नागपुर चूँकि बहुत अंदर है, समुद्र के तट पर नहीं है, इसलिए वहाँ के तापमान में अंतर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वहाँ की जलवायु कैसी है? विषम है। क्या तुम जानते हो, ये तो कट है फिर भी देख लो थोड़ा, हरित गैसों के प्रभाव। वायुमंडल की कुछ गैसें जैसे एरोगोन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि पानी का वाष्प जमीन से बाहर पड़ने वाली उष्णता को दीर्घ समय तक समाकर रख सकते हैं। इन गैसों के कारण वायुमंडल की हवा का तापमान बढ़ जाता है। वायुमंडल की इन गैसों को मात्रा का बढ़ना व जलवायु के परिवर्तन का कारण बन जाता है और इसी कारण से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, ऐसा जलवायु वैज्ञानिकों का मानना है। जलवायु में हो रहा यह परिवर्तन सार्वत्रिक है, इसी को वैश्विक तापमान वृद्धि कहते हैं। जिन गैसों का तापमान वृद्धि होती है उन गैसों को हरित गैस कहते हैं। जैसे तमाम तरह की गैसें जो निकलती हैं उससे जो है तापमान में वृद्धि हो रही, वही इसमें बताया गया है। देखो तो होगा क्या। मुंबई, नागपुर, श्रीनगर की दैनिक तापमान श्रेणी ज्ञात करो, स्तंभालेख बनाओ। ये तापमान श्रेणी आपको लिखना है और उसका तापमान श्रेणी माने वही अंतर, मैक्सिमम तापमान क्या है, अधिक न्यूनतम क्या है, तो इस तरह से लिखना है। ये भी कट है। तुम सतारा जिले के मान तहसील मसवड़ नामक स्थान पर रहते हो। तुम्हारी दादी सिंदूर जिले में बेगुल्ले में रहती है। दिवाली में तुम हमेशा बेगुल्ले जाते हो। वहाँ के समुद्री तट तुम्हें बहुत भाता है। वहाँ की गर्म हवा तुम्हें वहाँ की गर्म हवा तुम्हें अच्छी लगती है, क्योंकि तुम्हारे गांव की शुष्क हवा और चुभती ठंड वहाँ नहीं होती। इस बार तुम्हारी दादी दमा अस्थमा के कारण बीमार है। डॉक्टरों ने तुम्हारी दादी को शुष्क मौसम वाले स्थान पर जाकर रहने को परामर्श दिया है। बताओ कि इस दिवाली में तुम क्या करोगे। माने ऐसे स्थान पे उनको, दादी को ले जाना चाहिए जहाँ पर शुष्क हवा हो, उनको ज़्यादा तकलीफ न हो। आओ करके देखें। गर्म पानी के लिए रखे हुए पानी के 4-5 प्लास्टिक के बटन डालो। चट्टानों की देखो कि बटनों की हलचलें किस प्रकार होती हैं। ये देखिए, यहाँ पर पानी लिया है पतीले में और इसको गर्म किया, उसमें 4-5 बटन डाल दिया, कलर बटन, जो बटन शर्ट में हम लगाते हैं। तो जब पानी गर्म हो जाता है तो पानी नीचे तली में गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, उसके साथ बटन का प्रवाह ऐसे गोल गोल होता रहता है। इसका मतलब वो बटन नीचे आती है, फिर गर्म होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर गर्म होती है, फिर ऊपर जाती है। इस तरह से ये जो बटन इसमें कलरफुल हमने डाला है वो पानी के साथ हमको ऊपर नीचे आती दिखती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब वो ऊपर जाती है तो फिर ठंडी हो, थोड़ा सा तापमान कम होता है, फिर वो नीचे आती है, फिर गर्म होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि तापमान में अंतर, माने यहाँ पर उसका तापमान बढ़ रहा है, यहाँ पर उसका तापमान कम हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है हवा पानी के द्वारा भी तापमान, वही उसे बताया गया है कि तापमान का हलचल माने किस तरह से ऊष्मा का वहन होता है, ऊष्मा किस तरह से प्रसिद्ध होती है, वहित होती है, एक स्थान दूसरे स्थान पर जाती है। ठीक है, आगे देखिए। भौगोलिक स्पष्टीकरण। पानी के गर्म होने पर उसका प्रसरण होता है। तल का अधिक गर्म पानी ऊपर आता है। पानी के साथ बटन भी भाप की तरह पानी की सतह पर आ जाते हैं और ऊपर का ठंडा पानी तली की ओर जाने लगता है। इस पानी के साथ साथ बटन भी नीचे जाने लगते हैं। अब ऐसा लगातार होने लगता है, यह तुम्हारे ध्यान में आएगा। तात्पर्य यह है कि गर्म होने के कारण पानी में ऊर्ध्वगामी प्रवाह निर्माण होता है, किंतु प्रकृति में थोड़ी भिन्न परिस्थिति। तो यही हाल है, प्रकृति में भी जो हवा है वो हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, जब ठंडी होती है फिर नीचे आती है, फिर ठंडी होती है, गर्म होती है, फिर ऊपर जाती है। इसी प्रकार से हवा का भी तापमान बढ़ने घटने से ऊपर नीचे होती जाती है। तापमान में
तापमान में उत्पन्न होने वाले अंतर के कारण महासागरों में पानी की ऊर्ध्वगामी व क्षैतिज समांतर धाराएं निर्माण होती है। अब देखो, इसी गर्माहट के कारण, इसी तापमान के कारण समुद्र में धाराओं का निर्माण होता है। क्षैतिज समांतर धाराएं समान तापमान में उत्पन्न होने वाले अंतर, पानी की घनता, उत्पन्न होने वाले परिवर्तन और हवाओं के कारण बनती है। ये देखिए, क्षैतिज समांतर धाराएं तापमान में उत्पन्न होने वाले अंतर, पानी की, ये लिखना है, अंतर, पानी की घनता और उत्पन्न होने वाले परिवर्तन और हवाओं के कारण बनती है। ठीक है, ये सागरीय धाराएं विषुवत रेखा के ध्रुवीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश से विषुवत रेखा की दिशा में बहती है। जिस समय सागरीय धाराएं शीत कटिबंध से उष्ण कटिबंध की ओर जाती हैं, उस समय उष्ण कटिबंध के तटीय क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है। इसके विपरीत जब धाराएं उष्ण कटिबंध से शीत कटिबंध की ओर जाती हैं तो वहां के तटीय क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। अब देखो वही चित्र, ये चित्र देखो आप ध्यान से, तो इस चित्र में सब समुद्री धाराएं बताया गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें धाराएं बनाई गई, कुछ लाल कलर से है और कुछ डैश डैश से छोटे छोटे कलर से। आप देखो ये जो क्षेत्र है, ये इतना क्षेत्र क्या है, उष्ण कटिबंध है, इतना। यहाँ से देखिए, ये मान लो ये कर्क रेखा है यहाँ से, और ये मकर रेखा है। तो इतना क्षेत्र जो है, इतने क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश कैसा होगा, गर्म होगा। अब यहाँ से जो उष्ण धारा जो ध्रुवीय प्रदेश की तरफ जाएंगी वो कैसी होंगी, गर्म होंगी। और ध्रुवीय प्रदेश से जो धाराएं इधर अंदर की तरफ आएंगी उष्ण कटिबंध की तरफ, वो धाराएं ठंडी होंगी। वही धाराएं यहाँ बनाया, देखो ध्यान से अगर आप देखो यहाँ, तो ये सब धाराएं जो अंदर जा रही हैं, देखो कैसी धाराएं हैं, ठंडी धाराएं, देख रहे हैं, देखिए ये सब धाराएं कैसी हैं, क्योंकि ये ध्रुवीय प्रदेश से उष्ण कटिबंध की तरफ जा रही हैं। ठीक है, इसलिए ठंडी धाराएं। अब यहाँ से जो धाराएं देखिए बाहर की तरफ आ रही हैं, यहाँ से देखो ये सब गर्म धाराएं, क्योंकि यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है इस प्रदेश में। यहाँ से जो धारा ध्रुवीय प्रदेश की ओर आएगी वो गर्म धारा, इधर भी जो जाएगी गर्म धारा। तो इतने प्रदेश से जो धारा ध्रुवीय प्रदेश की ओर जाएगी वो गर्म धारा होगी, और देखो ध्रुवीय प्रदेश से जो धाराएं अंदर की तरफ आती हैं वो ठंडी धाराएं होगी। इसके कारण भी प्रदेशों के तापमान में अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है वो। तो ये धाराओं का निर्माण समुद्र में दिखाया गया है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसके बीच में, इस पट्टे में गर्म धाराएं जो ध्रुवीय प्रदेश की ओर जाती हैं, और ध्रुवीय प्रदेश से ठंडी धाराएं गर्म प्रदेश की तरफ आती हैं। ठीक है, अब देखिए, तुम जानते हो यदि उष्ण और शीत धाराएं किसी स्थान पर एकत्रित आ जाए तो ऐसा स्थान प्लवक की वृद्धि हेतु सर्वोत्तम होता है। उष्ण और शीत धाराएं एक साथ मिलती है तो वहाँ पर प्लवक माने तैरने वाले जो है पानी में, मछलियों का खाद्य है। ऐसे स्थान पर मछलियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। गर्म पानी में उनका पुनरुत्पादन अंडे देती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं। अतः मछलियाँ बड़ी संख्या में होने से इस क्षेत्र में मछली पकड़ने का व्यवसाय बड़े पैमाने पर चलता है। ऐसे क्षेत्र सागरीय धाराओं के मानचित्र में आकृति 5.6, यही आकृति, ये देखो, जहाँ पर उष्ण धारा और ग्रीष्म ठंडी धारा दोनों मिलती है, ऐसे प्रदेश में ये प्लवक ज़्यादा होते हैं। वहाँ मत्स्य पालन का, मत्स्य पकड़ने का व्यवसाय बहुत मात्रा में चलता है। ठीक है, भूगोल कक्ष। मानचित्रों में वितरण दर्शाने वाली अनेक पद्धतियाँ हैं। उनमें से समरेखा के आधार पर वितरण दर्शाया जा सकता है। इस पद्धति द्वारा संबंधित घटक की वितरण विशेषताएं तुरंत आंखों के सामने आ जाती हैं। विविध प्राकृतिक घटकों की सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर और समान मूल्य वाले स्थानों को मानचित्र में जोड़कर ये रेखाएं बनाई गई हैं। ऊंचाई, सर्वोच्च तापमान,
वायुदाब, समदाब, वर्षा, समवर्षा आदि घटकों पर ये समरेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये आगे देखिए चित्र में, ये चित्र आप देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये चित्र में ये तमाम रेखाएं दिखाई गई हैं। देखिए ये क्या है, विषुवत रेखा है। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसा मैंने बताया, इतने भाग से इतने भाग तक ये क्या है, गर्मी। यहाँ तापमान 25 अंश, 20 अंश, 15 अंश, 10 अंश, 5 अंश, 0 अंश, -5, -10, ऐसे ध्रुवीय प्रदेश की तरफ कम होता जाता है। ऐसे नीचे भी देखिए 25 अंश, 20 अंश, 15 अंश, 10 अंश, 3 अंश, 0 अंश, -5, -10, -15, इस तरह से तापमान का वितरण। और ये तापमान की रेखाएं खींची गई हैं। इन रेखाओं पर जो प्रदेश आएंगे उनका तापमान लगभग यही होगा। इसके अलावा आप देखो, ये समुद्री इलाके से जब धारा चलती है तो यहाँ स्थलीय हो गया, स्थल हो गया, यहाँ पहाड़ भी है, ऊंचाई भी है, नीचे ढाल भी है, तो तमाम तरह से यहाँ तापमान में अंतर आता है। वो तापमान में अंतर देखो महाद्वीपीय क्षेत्र में भी आता है। यहाँ देखो, यहाँ भी रेखाएं टेढ़ी होती हैं, यहाँ देखिए रेखाएं टेढ़ी हो जा रही हैं, यहाँ भी रेखाएं टेढ़ी हो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये स्थल है। स्थल पर कहीं पहाड़ है, कहीं ढाल है, कहीं ऊंची नीची जमीन है, जिसके कारण भी तापमान में अंतर आता है। यहाँ भी देखिए रेखाएं, समताप रेखाएं जो हैं, उनका अंतर कहाँ दिखाई पड़ रहा है, महाद्वीपों पर, स्थल पर, और बाकी सीधी है लगभग, और खाली अंतर कहाँ है, महाद्वीपों के ऊपर। तो इस प्रकार से तापमान में अंतर हम देखते हैं। अभी देखिए ये है तापमापी। तापमापी में क्या होता है, इससे हम कहते हैं तापमापी, इससे हम तापमान का मापन करते हैं। तापमापी में एक बहुत पतली केस नली होती है कांच की, उसमें एक घुंडी होती है और घुंडी में पारा भरा होता है। पारा या अल्कोहल हम तापमापी में उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें अंतर, इसके क्वथनांक और हिमांक में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, इसलिए हम इसका उपयोग तापमापी में करते हैं। और ये देखिए इसमें मापक बने हुए हैं, ये फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस है, ठीक है। तो इस तरह से तापमापी का आप देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, तापमापी हवा के तापमान का मापन करने के लिए अलग अलग प्रकार के तापमापियों का उपयोग किया जाता है। तापमापी में पारा अथवा अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। क्यों? पारे का हिमांक बिंदु -39 डिग्री सेल्सियस है और अल्कोहल का हिमांक बिंदु -123 डिग्री सेल्सियस है। ये द्रव तापमान के परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं, अतः इन द्रवों की सहायता से तापमान के -30 से लेकर -55 अंक तक का अंतर है। तो ज़्यादा अंतर हम माप सकते हैं इससे। ये जल्दी जमते नहीं हैं, जल्दी उबलते नहीं हैं, इसलिए निम्न स्थानों भ्रमण के लिए अच्छा, ये सब ठीक है। अभी आप देखिए प्रश्नोत्तर। मेरे क्षेत्र में ही 0 सेंटीग्रेड तापमान समताप रेखा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये चित्र 0 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ये जहाँ से जा रही है रेखा और ये रेखा 0, ये किस क्षेत्र से जा रही है, उस क्षेत्रों का नाम तुमको बताना है। नक्शे में देखेंगे तो कौन कौन से क्षेत्र से 0 रेखा जा रही है वही बताना है आपको, वो स्थानों का नाम लिखना है। मेरे क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान 25 अंश सेल्सियस, वही 25 अंश सेल्सियस। ये देखिए 25 कहाँ है, यहाँ है, 25 इधर भी, ये देखो ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के दोनों तरफ 25, ये रेखा देखो यहाँ आकर के फिर ये घूम जाती है, इतने क्षेत्र में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। तो ये किस क्षेत्र में है उसका नाम लिखना है। मेरे क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान 10 अंश सेल्सियस, वही चीज़ 10 अंश सेल्सियस। 10 अंश सेल्सियस कहाँ है, यहाँ ऊपर भी है और यहाँ भी है। ये जहाँ से जाती है रेखा उस पर आने वाले स्थानों का नाम लिखना है, ठीक है। अभी देखिए ब, मैं समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती हूँ।
समान तापमान जिसका रहता है उन स्थानों को जोड़ती है, उसको समताप रेखा कहते हैं। तापमान का अचूक मापन करने के लिए मेरा उपयोग होता है तापमापी, अभी मैंने बताया, चित्र भी उसका दिखाया। जमीन और पानी के कारण मैं गर्म होती हूँ, हवा जमीन और पानी से गर्म होती है। मेरे कारण जमीन और पानी गर्म होते हैं। सूर्य की किरणें या सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की किरणें। उत्तर लिखो। पृथ्वी के गोल आकार का तापमान पर होने वाले निश्चित प्रभाव को आकृति सहित स्पष्ट करो। इसकी आकृति आपको बनाना है। पृथ्वी के गोल आकार के कारण तापमान की स्थिति में जो अंतर होता है, ये देखिए यहाँ पर ये मैंने बताया, सूर्य है, पृथ्वी गोल है, इसे यहाँ पर प्रकाश पहले पहुँचता है और सीधा पड़ता है। ज्यों ज्यों हम ध्रुवीय प्रदेश की तरफ जाते हैं दूरी बढ़ती जाती है और प्रकाश का प्रभाव कम होता है, अधिक क्षेत्र में व्याप्त हो जाता है। प्रकाश का वितरण ज़्यादा क्षेत्रों में होने के कारण उसका प्रभाव कम पड़ता है, तापमान कम हो जाता है। यहाँ तापमान ज़्यादा होता है, जो जो ध्रुवीय प्रदेश की तरफ जाते हैं तापमान में कमी आती जाती है। ये एक चित्र है और एक चित्र ये भी मैंने दिखाया था। जैसे सीधा पर्दे पर छोटा प्रकाश बिंदु बनता है, टेढ़ा पर्दा करते हैं तो बड़ा प्रकाश बिंदु पड़ता है, ठीक है। तो इससे भी तापमान का प्रभाव कम होता है। और देखिए इसको आप ये लिख लीजिए, ये चित्र बना करके उसके नीचे आपको ये लिखना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, ठीक है। और ये अक्षांशीय विस्तार का तापमान के साथ संबंध स्पष्ट करो। अक्षांशीय विस्तार का तापमान के साथ संबंध स्पष्ट करो। अक्षांशीय विस्तार का तापमान के साथ संबंध स्थापित के लिए मैंने ये चित्र आपको बताया था, देखिए ये, ठीक है। तो ये अक्षांशीय विस्तार क्या है? 0 विषुवत रेखा, 23.5 मकर कर्क रेखा, मकर रेखा, इसके बीच में उष्ण ज़्यादा। ये अक्षांशीय विस्तार क्या है? उष्ण कटिबंध। और ये समशीतोष्ण और ये शीत। तो इस प्रकार से दोनों ध्रुवों में हम अक्षांशीय विस्तार को बता सकते हैं तापमान के लिए। समताप रेखाओं के आकार में भूपृष्ठ पर परिवर्तन होता है, उसके क्या कारण है? आप देखो यही चीज़ हमने बताया, समताप के कारण भूपृष्ठ पर परिवर्तन होता है। भूपृष्ठ पर परिवर्तन माने जैसे समताप, ये चित्र देखिए, तापमान रेखा क्या है? जैसे 5 है, अब ये यहाँ से जाएगी, देखिए यहाँ टेढ़ी हो गई थोड़ा, क्योंकि ये स्थल है। ये स्थल पर पहाड़ हैं, ऊंचाई है, निचाई है, ढाल है, तो ये समुद्र के ये जहाँ से सीधी जा रही रेखा। लेकिन जब हम देखते हैं कि स्थल पर ही समताप रेखाओं पे अंतर दिखता है, वक्र होती है, क्योंकि उसके स्थल की बनावट और पानी में जो बनावट है फर्क है, तो स्थल पर ही उनकी वक्र होती हैं रेखाएं। तो इस कारण, क्योंकि ऊंचाई है, निचाई है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए और उसमें अंतर आ जाता है। वही चीज़ है समताप रेखाओं के आकार में भूपृष्ठ पर परिवर्तन होता है, उसके कारण, क्योंकि स्थल पर भूपृष्ठ का आकार बदल जाता है। कहीं पहाड़ है, कहीं ढाल है, कहीं ऊंचाई है, कहीं समुद्र से दूरी ज़्यादा है और कहीं भूखंड अंतर्गत दूरी पर है स्थान। तो इस तरह से तापमान में अंतर आता है, ठीक है। ये पाठ का उत्तर आपको लिखना है। धन्यवाद।